नमस्कार दोस्तों। साइकोलॉजी विद प्रेरणा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे। बाल विकास की अवस्थाएं जो हैं वो जन्म से लेकर जो किशोर अवस्था तक बच्चों में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जिस तरह से हो रहे हैं, जिस तरह से उनका व्यवहार विकसित हो रहा है, उन सब की बातें इसमें की गई हैं। नेक्स्ट जो है बात करें एज ग्रुप की, तो इसमें 0 से 18 वर्ष के बच्चों को रखा गया है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आता है कि बाल विकास की अवस्थाओं में कितने उम्र के बच्चों को रखा गया है, तो 0 से 18 तक के बच्चों को रखा गया है। बच्चों, एक चीज़ और, ये बाल विकास की अवस्थाएं हैं। ठीक है, अगर हम बात करें विकास की अवस्थाओं के बारे में, तो विकास की अवस्थाओं में तो प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, वो सब चीज़ें काउंट होंगी, लेकिन हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं यहाँ? बाल विकास की अवस्थाएं। तो बाल विकास की 3 अवस्थाएं हैं: शेषावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। ये जैसे बाल विकास की 3 अवस्थाएं बताई हैं, वैसे बच्चों 0 से 18 को भी 3 भागों में बांटा है। जैसे शेषावस्था में रखा है 0 से 6 साल, बाल्यावस्था में रखा है 6 से 12 साल, किशोरावस्था में रखा है 12 से 18 साल। ठीक है, हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे। तो आज जैसा कि आपने थंबनेल में देखा भी होगा, आज के वीडियो में हम शेषावस्था की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने शेषावस्था को स्टार्ट कर दिया था, बट हमने इससे संबंधित कुछ डेफिनेशंस ली थी जो परीक्षा में कई बार पूछी जाती हैं। आप लोगों ने देखा होगा। आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। प्लीज़, मैं हर बार आपको बोलती हूँ, हाँ, पर फिर भी आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए। देखते हैं, एक बार लाइक कर दीजिए। लाइक ना करें तो अनलाइक कर दीजिए, बट कुछ तो रिएक्ट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम विशेषताओं के बारे में हम चर्चा करते हैं। नंबर 1 है कि शेषावस्था में बच्चे का शारीरिक व मानसिक विकास जो है वो तीव्र गति से होता है। ये एक एक जो पॉइंट लिखे हुए हैं सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, और बच्चों यहाँ से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डायरेक्ट पूछता है वो आपसे कि किस अवस्था में बच्चे का तीव्र शारीरिक व मानसिक विकास होता है, या किस अवस्था में बच्चों की दूसरों पर निर्भरता बनी रहती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप समझिएगा, और कोशिश करूँगी कि मैं इसको और बेहतर तरीके से, बहुत इजी तरीके से आपको समझा पाऊँ, शेष अवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, तीनों को, ताकि इनसे कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। तो बात करते हैं, शारीरिक व मानसिक विकास में तीव्रता होती है, बिल्कुल सही है। इस स्टेज में बच्चे जो हैं वो तीव्र गति से शारीरिक व मानसिक विकास को प्राप्त कर रहे होते हैं। आपने देखा होगा 0 से 6 साल के बच्चे जो हैं, एक इनमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत फास्ट हो रहा होता है, तीव्र गति से हो रहा होता है। नेक्स्ट है, दूसरों पर निर्भरता रहती है, बिल्कुल सही है। शेषावस्था है, 0 से 6 साल है, बच्चा हर चीज़ पर डिपेंड है आपके ऊपर। छोटा बच्चा है, सुसु पॉटी भी जाएगा तो भी उसकी डिपेंडेंसी है, घर से बाहर निकल रहा है तो भी वो आप लोगों पर निर्भर है। तो मीन्स कहने का मतलब है कि हर चीज़ के लिए दूसरों पर निर्भरता उसकी बनी रहती है। संवेगों पर नियंत्रण नहीं होता। गुस्सा आना है तो बस आना ही है, उससे रोना है तो रोना ही है। उसको अपने संवेगों पर जो है वो नियंत्रण नहीं है, उसे जो काम करना है वो करना है उसको। जैसे अभी बड़े बच्चे होते हैं, वो समझते हैं कहीं जाना है तो वहाँ जिद नहीं करनी है, लेकिन ये जो छोटे बच्चे होते हैं ये जिद्दी टाइप के हैं, और इनको अगर किसी चीज़ की डिमांड है तो वो पूरी होनी चाहिए। ठीक है, भूख लगती है तो भूख सहन नहीं होती, इनसे रोना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि संवेगों पर नियंत्रण नहीं है इनका। उसके बाद नेक्स्ट है, जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। आपने देखा होगा, देखो बच्चों, इस एज को समझने के लिए आप माइंड में थोड़ा सा 0 से 6 साल के बच्चों को देखो, आपको ये स्टेज जो है, ये जो शेषावस्था बहुत अच्छे से समझ में आएगी। जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, इनके अंदर जिज्ञासा की प्रवृत्ति जो है वो बहुत हाई लेवल की होती है। ये वो बच्चे होते हैं जो हर चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं, ये क्या है, ये व्हाट का क्वेश्चन इनके पास में होता है, हर चीज़ को जानना है। मम्मी मार्केट से आई या पापा मार्केट से आए, बैग उठा के रख दिया, तो ये जो बच्चे हैं इनको बड़ी जिज्ञासा होती है इस थैले में है क्या। जब तक ये उस थैले का पोस्टमार्टम नहीं कर लेते, सब चीज़ों को बिखेर नहीं देते, तब तक इनको रिलैक्स नहीं मिलेगा। तो जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, हर चीज़ को बार बार पूछते हैं, एक क्वेश्चन को कई बार ये करेंगे, कई बार हो सकता है ये आपको इरिटेट भी कर दें, पर जिज्ञासा इनकी जब तक शांत नहीं होगी तब तक ये आपसे प्रश्न करते रहेंगे। हर चीज़ को जानना चाहेंगे, पूछेंगे ये क्या है, आपने कहा फ़ैन है, थोड़ी देर फिर पूछेंगे ये क्या है, फिर फ़ैन है। तो जब तक इनको लगेगा नहीं कि हम सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, तब तक ये आपसे क्वेश्चन करते रहेंगे। तो जिज्ञासा जो बहुत प्रबल होती है।
अतार्किक चिंतन पाया जाता है, बड़े बेतुके से चिंतन इनके होते हैं। हमने जीन पियाजेट भी पढ़ा है, मैंने वहाँ भी आपको बताया था कि तार्किकता नहीं होती है इन बच्चों में, अतार्किक होते हैं, इलॉजिकल बातें करते हैं। जैसे कई बच्चों को आपने देखा होगा, छोटे बच्चे बड़े बूढ़ों की जैसे तरह बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, उनको मतलब नहीं पता होता कुछ भी, बट हाँ बातें करना वो शुरू कर देते हैं। मम्मी ने बोल दिया बेटा यहाँ चप्पल रखना गंदी बात होती है, बस उसने समझ लिया। अब कोई भी आके चप्पल वहाँ रख देगा तो बच्चा वही कहेगा अब यहाँ चप्पल रखना गंदी बात होती है, आप खुद चप्पल पहन के खड़ा होगा वहाँ पर। मीन्स अतार्किकता पाई जाती है इनमें, लॉजिक्स नहीं होते, बिना लॉजिक की बिना सिर पैर की इनकी बातें होती हैं। नंबर 2, समायोजन की कमी। इनमें एडजस्टमेंट लेवल बिल्कुल भी नहीं होता है। आपने देखा होगा छोटा बच्चा है 4 साल का, घर में अगर उससे छोटा भी कोई बच्चा आ गया तो अटेंशन पाने की कोशिश करता है। ठीक है, एडजस्ट नहीं करेगा वो उस बच्चे के साथ में। या किसी और के घर भी आप उसको लेकर जाओगे तो जब तक कंफर्टेबल नहीं होगा वो एडजस्टमेंट नहीं करेगा किसी चीज़ के साथ में, क्योंकि इस अभी हमें पढ़ेंगे, हम आगे भी आएगा, इसमें स्व की भावना होती है। स्व की भावना मतलब सेल्फ। ठीक है, सेल्फ की फीलिंग होती है कि हर चीज़ मेरी है, मेरी। आपने देखा होगा जैसे इस एज के बच्चे हैं, मम्मी की साड़ी कई बार क्या होता है बुआ या मौसी पहन लेती हैं, तो इस एज के बच्चे तुरंत जाके बोलते हैं मेरी मम्मी की साड़ी है। तो इस तरह से अपने मम्मी की चीज़ें, अपने पापा की चीज़ें, अपनी खुद की चीज़ें सबको पहचानना शुरू कर देते हैं। ठीक है, मेरा वाली फीलिंग होती है मेरे पापा, मेरी मम्मी। कई बार इस तरह के बच्चे जो हैं, जैसे पेरेंट्स आपस में बात करते हैं, बच्चे से बोलते हैं, मान लो ए नाम का कोई बच्चा है, ए से बोल रहे हैं, मम्मी बोल रही बेटा पापा तो मेरे हैं, तो बच्चे को सच में लगता है कि अरे नहीं मम्मी के नहीं है। बच्चा जिद्दी करने का, लड़ेगा मम्मी से, ऐसे कि पापा ने बोल दिया मम्मी मेरी है, तो बच्चा पापा से लड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरा, ये खुद का चाहते हैं कि जो मेरा है वो तो मेरा है और जो तेरा है वो भी मेरा है। मेरा ये कोटेशन है, मैं अधिकतर अपनी क्लास में इसे बोलती हूँ। शेष अवस्था को समझने के लिए सबसे बेस्ट कोटेशन है ये। ठीक है, सेल्फ की फीलिंग इसमें पाई जाती है। उसके बाद हम बात करें सामाजिकता और नैतिकता का अभाव पाया जाता है। बिल्कुल होता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है बच्चों, तो इसको याद रखना, सामाजिकता और नैतिकता का अभाव जो है इस स्टेज में बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि सीख रहा होता है बच्चा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, आगे किशोरावस्था में भी इस चीज़ की थोड़ी सी कमी पाई जाएगी। कुछ चीज़ें शेषावस्था और किशोरावस्था की सेम चलेंगी, बट कई चीज़ें ऐसी हैं जिसमें जीरो ही मिलेंगी। तो नैतिकता और सामाजिकता का अभाव होता है, क्या का प्रश्न पाया जाता है। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन बड़ा आता है, क्योंकि तीनों अवस्थाओं में ये जो स्वभाव है अलग अलग मिलेगा। जैसे शेषा है, इस अवस्था में अंतर्मुखी स्वभाव पाया जाता है। तो बच्चों ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर स्टेज में अलग अलग स्वभाव पाया जाता है। शेष अवस्था में जो है अंतर्मुखी स्वभाव पाया जाता है। बात करें हम चाइल्डहुड की, मीन्स जो बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था में एक्सट्रोवर्ट नेचर पाया जाता है। एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं बहिर्मुखी स्वभाव को। और अगर हम बात करें किशोरावस्था की, तो किशोरावस्था में जो है उभयमुखी स्वभाव पाया जाता है। ठीक है, उभयमुखी स्वभाव बोले तो एम्बीवर्ट नेचर। अब ये होते क्या क्या हैं हम पढ़ेंगे एक एक करके। सबसे पहले हमारे पास में आया है अंतर्मुखी स्वभाव, इसके बारे में हम बात करते हैं। अंतर्मुखी स्वभाव होता है कि ये बच्चे थोड़े से शाई नेचर के होते हैं स्टार्टिंग में। ये जो एक इनके लिए एक क्राइटेरिया होता है, 4 लोग जो 4 दीवारी के अंदर होते हैं, ये उन्हीं के बीच में कंफर्टेबल फील करते हैं। ठीक है, क्योंकि समायोजन इनमें होता नहीं है, तो ये अपने एक परिवार के बीच में फंसे हुए रहते हैं, ये वहाँ से निकले हुए नहीं हैं अभी। एक इनके घर में अगर 4 लोग हैं तो वही 4 इनका संसार है। घर के बाहर की दुनिया में ये ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते हैं, ज़्यादा मिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो अंतर्मुखी स्वभाव वही होता है, अपने तक सीमित रहना, एक लिमिट के अंदर तक रहना। ठीक है, एक लक्ष्मण रेखा सी है और इससे बाहर इनको नहीं जाना है। तो इनका स्वभाव भी उसी तरह का होता है, ये अपनी फैमिली के बीच में कंफर्टेबल होते हैं, उन्हीं के साथ बात करते हैं और उन्हीं के साथ ये लोग कहीं आना जाना पसंद करते हैं। तो अंतर्मुखी स्वभाव इन बच्चों का पाया जाता है। उसके बाद दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है, बड़ी अच्छी सी बात है। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों को ये हर चीज़ को रिपीट करते हैं, और ये बच्चे क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है कि किस अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है, तो शेष अवस्था में पाई जाती है। आपने देखा होगा किसी छोटे बच्चे को हप करके देखिए, आपको पलट के वो हप कर देगा। ठीक है, अब किसी बच्चे को डांटिए कोई भी बात पर, वो पलट के आपको भी डांटेगा। या आप कुछ चीज़ बोल रहे हैं, मम्मी ने खाना खाया, तो बच्चा भी यही बोलेगा। आप बोलोगे बेटा
जैसे बेटे का नाम है ए, तो आप बोलोगे ए ने खाना खाया, तो ए खुद के लिए बोलेगा ए ने खाना खाया। हर चीज़ को दोहराते हैं, ये बड़ों की हर बात को रिपीट करते हैं ये। उसके बाद ये बात करते काम प्रवृत्ति पाई जाती है। बच्चों ये जो लाइन है इसको थोड़ा समझिएगा आप। काम प्रवृत्ति जो है, सेक्सुअलाइजेशन जो है, जनरली देखा जाता है किशोर अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉयड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉयड इस स्टेज में भी सेक्सुअलाइजेशन पाया जाता है, काम प्रवृत्ति पाई जाती है। बट जब इस फ्रॉयड ने इस काम प्रवृत्ति शब्द का यूज़ किया तो इसे बहुत क्रिटिसाइज होना पड़ा, क्योंकि ये अवस्था शेष अवस्था और इसमें आप काम प्रवृत्ति की बात कर रहे हो। तो इसीलिए इसने फ्रॉयड ने काम प्रवृत्ति जो है सेक्सुअलाइजेशन शब्द की जगह एक नया शब्द यूज़ किया और वो यूज़ किया लिबिडो। तो सीटेट में बहुत पूछा जाता है ये लिबिडो, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग होता है, किस स्टेज में पाया जाता है। तो आपको याद होना चाहिए कि लिबिडो शब्द जो है फ्रॉयड ने यूज़ किया है और लिबिडो को ये एक्सप्लेन भी करता है। ये क्या कहता है कि एक टर्म है लिबिडो, और लिबिडो के अनुसार या लिबिडो में बॉयज़ और गर्ल्स में अलग अलग ग्लैंड्स पाई जाती, ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। जैसे एक होती है इलेक्टा, ठीक है, इलेक्टा, और एक होती है ओडिपस। तो ये कहता है कि इलेक्टा ग्रंथि जो है ये तो गर्ल्स में पाई जाती है, ठीक है, लड़कियों में पाई जाती है, जिस कारण लड़कियां अपने फादर के प्रति ज़्यादा स्नेह भाव रखती हैं। उसके बाद ये कहता है ओडिपस ग्रंथि जो है ये बॉयज़ में पाई जाती है, जिसके कारण बॉयज़ अपनी मदर से ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है इसे लिबिडो टर्म यूज़ इसलिए किया क्योंकि अगर सेक्सुअलाइजेशन वर्ड यूज़ करता तो इनके मीनिंग्स अलग हो जाते। और यहाँ पर जो है इसने मातृत्व और पितृत्व जो भाव है, एक बॉय का अपनी मदर के लिए जो प्यार है, एक लड़की का अपने फादर के लिए जो प्यार है, इसने उसको डिस्क्राइब किया है। इसीलिए इसने एक शब्द यूज़ किया है, और वो क्या यूज़ किया, लिबिडो, ठीक है। तो आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछेगा वो यहाँ से कि शेष अवस्था में काम प्रवृत्ति पाई जाती है, आप कहेंगे यस पाई जाती है। कहेंगे कि लिबिडो टर्म किसने यूज़ किया, तो लिबिडो किसने यूज़ किया, फ्रॉयड ने यूज़ किया। लिबिडो किस अवस्था में पाया जाता है, तो शेष अवस्था में पाया जाता है। इलेक्टा किस ग्रंथि की वजह से लड़कियां अपने पिता की तरफ आकर्षित होती हैं या अपने पिता के प्रति स्नेह भाव ज़्यादा रखती हैं, इलेक्टा ग्लैंड की वजह से। बॉयज़ अपनी मदर से ज़्यादा स्नेह भाव रखते हैं, तो ये कौन सी ग्रंथि की वजह से, ओडिपस की वजह से, ठीक है। काफ़ी अलग कॉन्सेप्ट फ्रॉयड के चलते हैं। फ्रॉयड ने तो इस पर एक सिद्धांत भी दिया है, हम पढ़ेंगे उसे, मनोलैंगिक सिद्धांत। काफ़ी अलग अलग बातें उसने कही हैं। फ्रॉयड तो काफ़ी क्रिटिसाइज हुआ है अपनी हर चीज़ को लेकर। चलो खैर कुछ नहीं, हमें पढ़ना है, सिंपल सी बात है, जो चीज़ दी है आपको वो पढ़नी है। आगे देखिए, इस अवस्था में जो होती है हड्डियों की संख्या 270 होती है, और इसमें जो बच्चे हैं मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार करते हैं। मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार, जैसे मूल प्रवृत्तियाँ मैकडूगल की हैं, मैं पढ़ाऊँगी आपको आगे। मैकडूगल ने कुछ 14 टाइप्स की मूल प्रवृत्तियाँ दी हैं, तो उन मूल प्रवृत्तियों में बताता है काम, क्रोध, इस तरह की प्रवृत्तियाँ बताता है वो। तो कहता है कि मूल प्रवृत्ति क्रोध की है तो बच्चा सिर्फ क्रोध ही करेगा, बच्चे को भूख लगी है तो जो उसकी मूल प्रवृत्ति है उसी के हिसाब से काम करेगा। मीन्स चूँकि संवेगों पर नियंत्रण तो है नहीं, इसीलिए वो क्या करता है, अपने मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार करता है। इसने मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों का जो सिद्धांत दिया है उसमें इसने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। हर एक मूल प्रवृत्ति को एक संवेग के साथ जोड़ा है, ठीक है, एक संवेग के साथ जोड़ा है। तो अब चूंकि यहाँ बच्चे का संवेग पर नियंत्रण ही नहीं है, तो इसीलिए वो कैसा काम करेगा, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार करेगा। उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट बात हम करते हैं कि इस एज के बच्चों के लिए एजुकेशन कैसी होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि इस अवस्था में जो शिक्षण होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए। तो इस अवस्था में बच्चे को पढ़ाने के लिए खेल विधि की सहायता लेनी चाहिए, ठीक है। खेल विधि के द्वारा इस अवस्था में बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, गेम्स के थ्रू, चार्ट्स के थ्रू। प्ले वे मैथड आपने पढ़ा होगा, प्ले वे मैथड, कमेंट करके बताइएगा किसने दिया है।
प्लेवे मेथड के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। वास्तविक वस्तुओं के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। अब देखो, वास्तविक वस्तुओं के द्वारा बच्चे को पढ़ाया जा सकता है। आपको याद हो तो, या तो क्या, अगर आपने वीडियो देखा होगा जीन प्यारे वाला तो आपको याद होगा, उसमें एक अवस्था आती है मूर्त अवस्था, ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो उसमें मैंने बताया था कि बच्चे को जब भी शिक्षा दी जाती है तो मूर्त रूप में दी जाती है, ठीक है। मूर्त रूप में बच्चा उस अवस्था में सीखता है। और एक हमने पढ़ा था मनोविज्ञान के बारे में कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा, मन का विज्ञान कहा, चेतना का विज्ञान कहा। तभी मैंने बताया कि जो आत्मा का विज्ञान है, ये जो मन का विज्ञान है, ये डेफिनेशंस कैंसिल हुई। क्यों? क्योंकि आत्मा और मन का क्या नहीं था, कोई मूर्त रूप नहीं था, ठीक है। इन जिस चीज़ का मूर्त रूप नहीं होगा वो एजुकेशन में सक्सेसफुल नहीं है, उस चीज़ को आप बच्चे को पढ़ा ही नहीं सकते। तो इसीलिए यहाँ पर कहा जाता है कि बच्चों को वास्तविक वस्तुओं के द्वारा शिक्षा दो। और वास्तविक वस्तु का मतलब ये मूर्त रूप में। जैसे एप्पल बताना है तो आप ये जो एप्पल है, आप एप्पल दिखा के बच्चों को A फॉर एप्पल बता सकते हो। आपने बॉल दिखा दिया बच्चे को और बता दिया बेटा B फॉर बॉल है। आपको F फॉर फैन बताना है तो पहले बच्चे को F फॉर फैन ऐसे, बेटा ये क्या है, फैन है। F फॉर फैन, B फॉर बॉल। बच्चा इन चीज़ों को सीखता है। बच्चे के लिए ये चीज़ें जो हैं ये अमूर्त होती हैं, ठीक है। तो इनको पहले कॉन्क्रीट में दिया जाता है, मूर्त में दिया जाता है। बच्चा पहले इनको सीखता है। आपने बच्चों की बुक्स में भी देखा होगा, और स्कूल में अगर छोटे बच्चों को क्लासेस आपने ली हो प्राइमरी सेक्शन में, तो बच्चों को इसी तरह से सिखाया जाता है। पहले में मूर्त से अमूर्त की तरफ चलता है। मैंने बताया था लास्ट उस वीडियो में आपको कि हमारा जो टीचिंग मैगजीम होता है, शिक्षण सूत्र होता है, वही मूर्त से अमूर्त की ओर होता है। उसके बाद इस अवस्था को खेलने की अवस्था कहा जाता है। तो ये जो थी शेषावस्था की विशेषताएं थी। इन यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट कई बार, तो आपको याद होनी चाहिए कि क्या क्या विशेषताएं इस अवस्था की हैं। नेक्स्ट